द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच वेक्टर्स 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, फॉर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ए डॉट बी करो, तो ए डॉट बी करोगे तो 2i और i का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1, ये आएगा 2, क्योंकि i डॉट i हो जाएगा 1। फिर j और लैम्बडा j का क्या आएगा, ये आएगा लैम्बडा, माइनस साइन है इसलिए माइनस भी आ जाएगा, और फिर प्लस 3k और 4k का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 12, तो ये हो जाएगा 12, और इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 14, तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अगर नहीं किया है तुमने या नहीं कर पा रहे हो इस तरह के क्वेश्चन, तो फिर तो क्या ही बोलूं मैं, तो कुछ बोलना ही गलत हो जाएगा फिर तो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर इन द वाई जेड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वाई जेड प्लेन में हो और परपेंडिकुलर हो जो वेक्टर हमें दिया हुआ है, तो आप इसको हिडन ट्रायल से भी कर सकते हो, ऑप्शन देख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दो कोई भी वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आप क्या करो, ये जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शन से, और जो गिवन वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट करा के देख लो, और जहां डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका और जो ऑप्शन है उनका डॉट प्रोडक्ट कराओ, और जिससे डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका तो यही है। तो अगर मैं चेक करता हूं, मैं सी का चेक कर लेता हूं, आंसर इसका सी आएगा, मैं तुम्हें बता भी दूं सी आंसर आएगा, तो सी का ही चेक करके मैं बता देता हूं। तो क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, आई प्लस जे प्लस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट 1/√2, ये हो गया जे कैप, और माइनस 1/√2, और ये हो गया के कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो आई तो है नहीं यहाँ पर, तो आई के लिए आप क्या लिख लो, 0 लिख लो, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आई नहीं है तो इसमें प्लस 0 आई कैप कर लो, तो आई डॉट आई कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगे 0 हो जाएगा। जे डॉट जे कराओगे तो 1 बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा, 1/√2 प्लस का, और के डॉट कराओगे के, तो ये 1 बनेगा, और साथ में माइनस 1/√2 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/√2, और इसका जो आंसर है वो 0 आ गया। इसका मतलब जो वेक्टर वाई जेड प्लेन में है और इस परपेंडिकुलर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को देख के दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं कि यार कैसे करेंगे क्या होगा, ऑप्शन देखो, काम खत्म, है ना। सिंपल से सिंपल तरीके से करने की सोचो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो यार इससे सिंपल क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, पूछ लिया अब तो आंसर भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, सही लिखा हुआ है। जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है, सही लिखा हुआ है। के डॉट के क्या होता है, 1 होता है, सही लिखा हुआ है। तीनों ही ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। अब हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है इनमें से कौन सा गलत है, तो गलत कोई सा भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी। भाई आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता है, जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है, और के डॉट के इक्वल्स टू होता है 1। ये तो यार शायद तुम 11वीं क्लास में पढ़ चुके होगे ये चीज़, तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई क्या ही पूछ लेगा फिर तुमसे। और ये भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर अगले साल जो बरसात आएंगी उनमें गायब हो जाना। ये देखो,
ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स विल बी, दो पोलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। पोलर वेक्टर का मतलब ऐसे वेक्टर्स जो लीनियर मोशन से रिलेटेड हो उनको पोलर वेक्टर्स कहते हैं। ऐसे वेक्टर्स जो लीनियर मोशन से रिलेटेड होते हैं उन्हें पोलर वेक्टर्स कहा जाता है। तो पहले तो मैं पोलर वेक्टर्स बता देता हूं तुम्हें क्या होता है पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, तो पोलर वेक्टर्स क्या होगा, वेक्टर्स रिलेटेड टू लीनियर मोशन, वेक्टर्स रिलेटेड टू लीनियर मोशन is called polar vectors, is called polar vectors। ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो एग्जांपल के लिए ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी, ये सारे के सारे कौन से पोलर है। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, ये सारे के सारे कौन से हो गए, पोलर वेक्टर हो गए। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो जिसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, जो एक्सियल रोटेशनल एक्सिस से रिलेटेड होगा उसको क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर क्या होगा, एक्सियल वेक्टर होगा वेक्टर विच इज रिलेटेड टू, एक्सियल वेक्टर होगा रिलेटेड टू द रोटेशनल एक्सिस, रिलेटेड टू द रोटेशनल एक्सिस। ऐसा वेक्टर जो किसी रोटेशनल एक्सिस से रिलेटेड होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर। जैसे कि टॉर्क, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये होंगे एक्सियल वेक्टर। एग्जांपल इसका क्या आ जाएगा, एग्जांपल आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, टॉर्क के अलावा हो जाएगा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्सियल वेक्टर। अब हमें पूछा है दो पोलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो दो पोलर वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जैसे कि मान लो r क्रॉस f करते हो, तो r क्रॉस f करोगे तो t बराबर क्या होता है, r क्रॉस f। तो r जो है वो पोलर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर, और f क्या है, फोर्स, f क्या है, फोर्स। तो दोनों कौन से हो गए, लीनियर फोर्स, लीनियर मोमेंटम, तो इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, टॉर्क बन रहा है। तो टॉर्क कौन सा होता है, एक्सियल वेक्टर। तो कभी भी दो पोलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, एक्सियल वेक्टर मिलेगा। कौन सा वेक्टर मिलेगा, एक्सियल वेक्टर मिलेगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। अब चलिए भाई आगे देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है एक, ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, रट्टा लगा लेना इसमें। आंसर इसका बहुत बड़ा है, मैं निकाल के भी बता देता हूं, पर इसमें रट्टा मारना है। इस तरह के क्वेश्चन रट्टा मारने के लिए होते हैं, इसमें रट्टा मार लेना भाई। क्वेश्चन में पूछा है कर्ल ऑफ एफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, कर्ल ऑफ एफ, इसकी वैल्यू बतानी है। कर्ल ऑफ एफ, इसकी वैल्यू बतानी है। तो निकाल लेते हैं। हालांकि मैं तुम्हें फिर कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि ऐसी आइडेंटिटीज याद करनी है। तो आंसर तो इसका सी आएगा, क्या आएगा, सी, इसका आंसर आएगा सी। अब निकाल कैसे रहे, पहले निकाल लो आप कर्ल ऑफ एफ, फिर उसके बाद वापस से उसका कर्ल कर लेना है। तो पहले आप निकालोगे कर्ल ऑफ एफ, तो कर्ल ऑफ एफ कैसे निकाला जाएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड। ये हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा एफ वाई, और ये हो जाएगा एफ जेड। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप आ गया, ये हो जाएगा डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई माइनस
डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड, फिर माइनस लगा दिया, माइनस जे लगाया तो ये क्या बन जाएगा, डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स और माइनस डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड, और फिर आप लगा दोगे के कैप, तो के कैप करके लगाओगे तो ये बनेगा डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स और माइनस डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई। तो ये कर्ल ऑफ एफ यानी कि अंदर वाले की वैल्यू आ गई। अब वापस से आप क्या करोगे, दोबारा से कर्ल लगाओगे, तो दोबारा से कर्ल लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। यहां से बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स, ये बनेगा डेल अपॉन डेल वाई और ये बनेगा डेल अपॉन डेल जेड। अब आई कंपोनेंट ये है तो यहां पर लिखोगे डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड। फिर दूसरा जो टर्म बनेगा वो माइनस के साथ लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड। और फिर तीसरा वाला जो है वो क्या लिखा जाएगा, मैं इनको एक बार अलाइनमेंट कर देता हूँ, एक के नीचे एक लिख देता हूँ। तो ये हो गया था अपना कौन सा, जे, तो ये जे हो गया था, ये हो गया था डेल अपॉन डेल वाई, और तीसरा वाला लिखा जाएगा के, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, और ये वैल्यू बन जाएगी डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई। अब कुछ नहीं करना है, ये डिटर्मिनेट सॉल्व करना है, ये वाला जो डिटर्मिनेट है वो सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करोगे, जब आप इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्व करने के बाद डाइवर्जेंस ऑफ एफ का ग्रेडियंट और माइनस डेल स्क्वायर एफ। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ पूरा सॉल्व करने के बाद और माइनस डेल स्क्वायर एफ, ये वैल्यू हमारे पास आएगी किसकी, कर्ल ऑफ एफ की। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कुछ आइडेंटिटीज जो हैं वो आपको याद करनी है। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम अगर हो भी तो इसको सॉल्व करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और आपको करना ही है सॉल्व। आपने दिल पे ले लिया कि यार नहीं सॉल्व भी करके निकालूंगा, फिर उसके लिए बेटर है कि आप फिर इस क्वेश्चन को लास्ट में करें, ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ये टाइम किलिंग क्वेश्चन होता है, टाइम खाते हैं अगर सॉल्व कर रहे हो तो। और याद है तो सीधा सीधा फिर आंसर लिख दो, है ना। तो आंसर क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ, माइनस डेल स्क्वायर एफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखना है, ये देखो, ग्रेड 1 अपॉन आर इज, इसका ग्रेडियंट निकालना है, इसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट। हाँ भाई, तो इसका ग्रेडियंट 1 अपॉन आर एक कौन सी क्वांटिटी हो गई, 1 अपॉन आर एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो ग्रेडियंट कैसे निकाला जाएगा, ग्रेडियंट 1 अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल आर और 1 अपॉन आर। तो डेल अपॉन डेल आर करके सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर, -1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको वेक्टर में लिखना है, तो वेक्टर में लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, -r वेक्टर अपॉन आर क्यूब, है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर चली जाएगी, आर कैप, और आर कैप को वेक्टर में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसको आप चाहो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो, उससे बहुत लंबा चौड़ा सवाल चला जाएगा और इतना टाइम अपने पास होता नहीं है, तो उससे नहीं करना है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना। तो ग्रेडियंट इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, और अगर इसको लेके बैठ गए उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, फिर लेके ही बैठे रहोगे, फिर ये सुबह से शाम तक भी सॉल्व नहीं होगा। अब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, और मैंने आपको ये बता भी दिया है, ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऐसा कंडीशन हो तो उसमें क्या वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर फाई एक स्केलर फंक्शन है और ए इज एन ए वेक्टर फंक्शन, फाई स्केलर फंक्शन है और ए जो है वो वेक्टर है, ये स्केलर है और ए जो है वो वेक्टर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज नॉन वैनिशिंग, नॉन वैनिशिंग का मतलब है किसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, नॉन वैनिशिंग का मतलब है जीरो किसकी वैल्यू नहीं होगी। तो हमने पढ़ा है कि कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ फाई कितना होता है, जीरो होता है। कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ फाई जीरो होता है, कैसे होता है, आपने पढ़ा है कि ई जो है वो बराबर होता है ग्रेड ऑफ पोटेंशियल, ई बराबर होता है, ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो ग्रेड ऑफ पोटेंशियल के बराबर होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का आप
कर्ल करते हो तो वो कितना आता है 0, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी 0 के बराबर। तो हमें ये पूछा है नॉन वैनिशिंग कौन सा है, इनमें से 0 किसका आंसर नहीं आएगा, तो पहले का तो 0 आएगा। दूसरा लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए मतलब ये कुछ ऐसा लिखा है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, तो ये भी 0 आता है, ये भी मैंने आपको बताया। और इसको आप मैग्नेटिक फील्ड से समझ सकते हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0 ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखते हैं। और बी बराबर क्या होता है कर्ल ऑफ ए, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो डाइवर्जेंस डॉट, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होती है कर्ल ऑफ ए, जो वेक्टर होता है ना वहाँ पे पोटेंशियल वेक्टर, तो ये वैल्यू किसके बराबर आती है 0, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए कितना आएगा 0। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ फाई ये 0 नहीं होता, कैसे कि E बराबर है माइनस ऑफ ग्रेड फाई, इसका डाइवर्जेंस करो तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई ये 0 नहीं आएगा, है ना, तो इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें ये पूछा है नॉन वेनिशिंग कौन सा है, तो नॉन वेनिशिंग कौन सा हो गया, C हो गया, तो C इज द नॉन वेनिशिंग। तो इन तीनों में से चारों में से नॉन वेनिशिंग कौन सा हो गया, C नॉन वेनिशिंग हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन हालांकि कराया हुआ है मैंने तुम्हें, फिर भी देख लो, आया हुआ है तो करा देते हैं। यार ये क्वेश्चन तो कर लोगे वैसे, पर चलो करा देते हैं। तो यहां पर हमें बोला है विच ऑफ द वैल्यू ऑफ n, ये डाइवर्जेंस है, ये ना, ये डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, कॉमा नहीं है, ये डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस है कि क्या है ये, एक मिनट रुकना है, डाइवर्जेंस ही है क्या, ये क्वेश्चन पूरा है, अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन में है ग्रेड, ये ग्रेड है भाई, ग्रेड, यहां से कोमा हटाओ, ये ग्रेड है, ग्रेड ऑफ r पावर n r कैप इज नॉट इक्वल्स टू n+1 r पावर n-1, यानी कि क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि ग्रेडियंट ऑफ r पावर n r कैप इज नॉट इक्वल्स टू n+1 और rn-1, rn-1, तो ऐसा n की किस वैल्यू के लिए है ये आपको बताना है, ऐसा n की किस वैल्यू के लिए है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो यार ये तो आंसर ही क्वेश्चन में छुपा हुआ है, तो ये किस वैल्यू के लिए बराबर नहीं होगा वो हमें बताना है। तो किसके लिए नहीं होगा, n बराबर -1 के लिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाले पार्ट को आप 0 करके देख लो, तो ये 0 कब हो जाएगा, जब n+1 rn-1 को अगर आप 0 कर दोगे, इस वैल्यू को आप 0 कर दोगे, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि rn-1 को 0 करोगे नहीं, तो 0 किसकी वैल्यू आ जाएगी, n+1 बराबर 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, तो आंसर यहीं छुपा हुआ है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इसमें लिखा है कि ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट r पावर n, r वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल, इसके इक्वल नहीं होगा n की किस वैल्यू के लिए, तो n की वैल्यू अगर आप -1 डाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, तो इसके इक्वल नहीं हो उसके लिए इज नॉट इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा कब, जब n की वैल्यू कितनी डाल दोगे, 1 डाल दोगे, -1 डाल दोगे, तो -1 के लिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। चले भाई, तो ये कर लिया हमने PYQs एंड आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक और मैं इसका लेक्चर बना दूंगा PYQs का ही, तो वो भी आप देख लेना। तो वेक्टर्स जो है वो कंप्लीट अपना, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।